नमस्कार, मैं शरद मौर्य। आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए उपस्थित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। आपका स्वागत है सर। कार्यक्रम को चलते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसमें पहला मेरा आपसे सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के लोगों का, जिनको ओबीसी कहा जाता है, उनका एक संगठन है जी। पिछड़े वर्ग में जागृति जन चेतना पैदा करके पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास से पिछड़े वर्ग को काट दिया गया है, तो उस इतिहास की चेतना पिछड़े वर्ग में पैदा करके पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन किया गया जी। पिछड़े वर्ग की क्या मुख्य समस्या है? पिछड़े वर्ग की बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या तो मैं ये मानता हूं कि पिछड़े वर्ग को यही नहीं पता है कि उसकी क्या समस्या है। तो पिछड़े वर्ग को उन समस्याओं के बारे में बताना, जैसे देश में जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, कुत्तों तक की गिनती होती है, मगर इस देश की जो आधी से अधिक आबादी है, जिसे ओबीसी कहा जाता है, तो ओबीसी की देश में गिनती ही नहीं। ओबीसी को SC ST को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलता है। ब्राह्मणों ने और तत्सम ऊंची जातियों ने अपने लिए 10% का कोटा निर्धारित कर लिया, मगर जो पिछड़ा वर्ग 52% है, पिछड़े वर्ग को 52% को केवल 27% कागज पर दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाए और जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो चने खा नहीं सकता। और जब पिछड़े वर्ग के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि हमारी संख्या के अनुपात में हमें दिया जाए, तो उनको कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगाई हुई है, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवर्णों के लिए 10% देने के लिए उस सीलिंग को नहीं माना गया। तो पिछड़े वर्ग को जितनी संख्या है उसके अनुपात में प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी मिलना चाहिए। ये प्रमुख लड़ाई पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो काफी सारी समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग की काफी सारी समस्याएं हैं, मगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो देश के प्रधानमंत्री है वो खुद ओबीसी के है, तो फिर आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर उनको प्रधानमंत्री जिन लोगों ने नॉमिनेट किया, प्रधानमंत्री वो बाद में बने, पहले आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया। और आरएसएस इस देश में ऐसा संगठन है जो कि पिछड़े वर्ग को हिंदू बनाकर केवल उनका इस्तेमाल करना चाहता है। पिछड़े वर्ग के उनका हक अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं देना चाहता। तो वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए आरएसएस काम करता है। बीजेपी उसी का एक विंग है और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया। तो नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। नरेंद्र मोदी को मुखौटा बना करके आरएसएस के लोगों ने पिछड़े वर्ग का वोट हासिल किया, क्योंकि ये तो वही लोग हैं। जब 16 नवंबर 1992 में मंडल कमीशन का फैसला आया, तो इन्हीं लोगों ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जिनको मंडल की लड़ाई लड़ना चाहिए था, वो कमंडल की लड़ाई में चले गए। पिछड़े वर्ग का मुद्दा दब गया। और 2011 में जब जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा हुआ पूरे देश में, देश की पार्लियामेंट बंद हो गई, तो भी इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र करके अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को भ्रष्टाचार के नाम पर खड़ा किया और जन लोकपाल का मुद्दा खड़ा किया और पिछड़े वर्ग की जो गिनती का मुद्दा था उसे दबा दिया। क्योंकि ये लड़ाई उस समय वामन मेश्राम जी, जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लड़ रहे थे। तो आरएसएस के लोगों ने सोचा कि कहीं पिछड़े वर्ग के लोग वामन मेश्राम जी के साथ ना जुड़ जाएं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए हाईलाइट किया। नरेंद्र मोदी केवल मुखौटा है, मुख नहीं है। जैसे अभी देखा जाए तो जो पुराने जो चुनाव के जो इनके स्लोगन थे और अभी के जो है, जिसमें बदलाव जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले सबका साथ सबका विकास था, मगर अभी वो कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो कुछ इस तरीके से हो गया है, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
ये नरेंद्र मोदी के जो चुनावी स्लोगन थे, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा मैं नीच जाति का हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं। बाद में इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसने कभी चाय नहीं बेची। उन्होंने कहा मैं पिछड़े वर्ग का हूं, पिछड़े वर्ग के विरोध में कई बड़े फैसले। पहला बड़ा फैसला लिया कि जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़े वर्ग की गिनती का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला लिया कि पिछड़े वर्ग के जो 314 बच्चे IAS क्वालिफाई किए थे, उन बच्चों को की नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोकने का काम किया। तीसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने किया, पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। और चौथा बड़ा फैसला किया, पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी ने पहले अपने को पिछड़ा वर्ग कहा, फिर पिछड़े वर्ग के ही विरोध में नरेंद्र मोदी ने फैसले किया। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था हम काला धन लाएंगे। काला धन लाने के बजाय नीरव मोदी चला गया, चौकसी चला गया, विजय माल्या चला गया। तो ये जो चौकीदार अपने को कहते हैं, इनकी चौकीदारी में तो सारे लोग काला धन लाने की बात कर रहे थे, बल्कि इनके यहाँ से ही काला धन लेकर चले गए। और उनका ये कहना है कि मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो देश की जनता है, चोर ने अपने को चौकीदार घोषित कर लिया और देश की जनता ने चोर को चौकीदार समझ लिया। इसकी वजह से लोग भाग रहे हैं और जो काला धन लाने की बात थी, बल्कि देश का ही धन विदेशों में जा रहा है। और इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख अकाउंट में भेजेंगे, तो अभी तक तो लोग इंतजार ही कर रहे हैं, अकाउंट में नहीं आया, इसलिए लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने जितने भी वादे किए थे, किसी भी वादे पर ये खरे नहीं उतरे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पकौड़े बेचना रोजगार है। नौजवानों के साथ धोखा किया। बहुत हुआ किसानों पर वार। अब की बार मोदी सरकार, तमिलनाडु से किसान दिल्ली आए, किसानों ने हंगामा किया, नग्न होकर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी को टाइम ही नहीं मिला मिलने के लिए। मूत्र भी पीने के लिए मजबूर हुए, फिर भी नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली गए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। तो किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गया। विकास हुआ है, मगर किस में हुआ? गरीबी में हुआ, बेरोजगारी में हुआ, भुखमरी में हुआ, किसानों की आत्महत्या में हुआ, महिलाओं के उत्पीड़न में हुआ। तो ये जो सबका साथ सबका विकास करने की बात है, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका साथ और ब्राह्मणों का विकास। वोट पिछड़े वर्ग का लिया और आरक्षण किसको दिया? वोट पिछड़े वर्ग का लिया, आरक्षण ब्राह्मणों को दिया। तो सबका साथ और ब्राह्मणों का विकास, ये इनकी स्कीम। अभी आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया, वैसे ही योगी को भी नॉमिनेट किया। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था तो केशव मौर्य का नाम बीजेपी के लोगों ने हाईलाइट किया और ये प्रचार किया कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग का हो गया है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग का बनाने का अवसर है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और उप बनाकर चुप करने के बाद में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने साढ़ छोड़ दिए। पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर किसान लोग हैं, तो वो इतने साढ़ छोड़ दिए। किसान पहले से ही आत्महत्या कर रहे थे, योगी के साढ़ अभी किसानों की फसल खा रहे हैं। ठंडक के दिन में किसान रात को 12 बजे 1 बजे खेत में जाकर साढ़ों को भगाने के लिए परेशान हो रहे थे। इसके बावजूद भी किसानों की फसल बच नहीं पाई है। योगी की जो सरकार आई थी, जो बीजेपी की सरकार आई थी, वो कानून व्यवस्था के नाम पर आई थी। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, इंस्पेक्टर तक की हत्याएं हो रही है, इतना ज्यादा मनोबल लोगों का बढ़ गया है। और इस सरकार में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मणों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि ब्राह्मणों ने ही नॉमिनेट किया, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है
कि एक ब्राह्मण सांसद ने एक क्षत्रिय विधायक को जूते से पीटा। हाँ, संत कबीर नगर में एक ब्राह्मण सांसद ने एक क्षत्रिय विधायक को जूतों से पीटा। इससे ये बात पता चलती है कि, और इनकी ही पार्टी के दोनों थे, इससे ये बात पता चलती है कि ब्राह्मणों का मनोबल मुख्यमंत्री क्षत्रिय होने के बावजूद भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये SC ST OBC के तो बहुत ज्यादा खराब हाल उत्तर प्रदेश में भी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस बार चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपने कैंडिडेट उतारेगी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हम लोग पिछड़े वर्ग को जागृत करके, उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करके और जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया। आपका समर्थन रहेगा किसी पार्टी का? जो पार्टी हमारे मुद्दे प्रमुखता से उठाएगी और हमारी लड़ाई लड़ेगी और स्टाम्प पेपर पर लिखकर हमको देगी कि हम आपके मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसी पार्टी को हमारा समर्थन करने पर हम विचार करें। क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी EVM में गड़बड़ी बरकरार रहेगी बीजेपी की? EVM में जो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है, तो चुनाव आयोग अभी 100% बूथों पर पेपर ट्रेल मशीन लगाएगा, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। मगर पेपर ट्रेल मशीन से जो पर्चियां निकलती है, जो मतपत्र निकलते हैं, उनकी काउंटिंग अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं किया। तो इसके लिए कई दल भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो अगर चुनाव आयोग जो मतपत्र निकल रहे हैं वीवीपैट मशीन से, अगर उनके मतपत्रों की गिनती करता है तो ये घोटाले की संभावना नहीं रहेगी, घोटाला पकड़ा जाएगा। और अगर इसकी गिनती नहीं होती है तो निश्चित रूप से घोटाला होगा। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, MNTV के माध्यम से आप पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पिछड़े वर्ग के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग आज की तारीख में ब्राह्मणों के पीछे पीछे भाग रहे हैं और ब्राह्मण जैसा कहते हैं वैसा पिछड़े वर्ग के लोग करते रहते हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तथागत बुद्ध का इतिहास पिछड़े वर्ग का है, सम्राट अशोक का इतिहास पिछड़े वर्ग का है। और जब देश में पिछड़े वर्ग का राज था तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। तो उस इतिहास से पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहिए। और जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने उस समय पिछड़े वर्ग को षड्यंत्र करके गुलाम बनाया, शूद्र घोषित किया, अधिकार वंचित करने का काम किया। इसके विरोध में हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, उनका राज तिलक ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से करके अपमानित किया, ज्योतिबा फुले रहे हों, छत्रपति साहू महाराज रहे हों, पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हों, जगदेव बाबू रहे हों, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा रहे हों, या फिर ललई सिंह यादव रहे हों, और भी ऐसे हमारे तमाम सारे महापुरुष हैं। तो उन महापुरुषों को समझना होगा। दूसरा, आधुनिक भारत में जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की एक लड़ाई चली, जो इस लाइन को लेकर चलते थे कि हमारी आजादी का आंदोलन अलग है, हमें ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होना है, उस आंदोलन का अध्ययन करना होगा, उसे पढ़ना होगा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ में आएगा कि वर्तमान में उनकी समस्याएं क्या है। नहीं तो अभी हो क्या रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ा दिया जा रहा है, कभी शेड्यूल ट्राइब से लड़ा दिया जा रहा है, कभी हिंदू के नाम पर माइनॉरिटी से लड़ा दिया जा रहा है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पत्थर समझ कर रखा है, जिधर भी होता है उधर पिछड़े वर्ग को उठाकर कभी SC के ऊपर, कभी ST के ऊपर, कभी माइनॉरिटी के ऊपर फेंक दिया जाता है। झगड़ा इनमें शुरू हो जाता है और देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सारे तंत्रों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने तुम्हारा हिस्सा नहीं खाया, SC ST ने तुम्हारा हिस्सा नहीं खाया, बल्कि तुम्हारा हिस्सा अगर किसी ने खाया तो जिनका कब्जा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर, उन लोगों ने खाया। तो ये जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की लड़ाई है, इस लड़ाई को समझना होगा और इस लड़ाई को समझकर जो अधिकार वंचित लोग हैं देश में, OBC के लोग, SC के लोग, ST के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, उन सभी लोगों के साथ में मिलजुल करके इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल सर, जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय MNTV को दिया। इसके लिए उनका धन्यवाद। और यूं ही बने रहिए आप MNTV से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट पास करें। धन्यवाद।